Hello everyone. It is continuation of the chapter Tools of Financial Statements Analysis. इसमें आज हम सीखेंगे How to prepare comparative statements of profit and loss. हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस के टूल्स में कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट्स, ब्रेक इवन एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस को इंक्लूड किया जाता है. इसमें से फर्स्ट 12 CBSE सिलेबस में है. कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही प्रीवियस वीडियोस में कि जब कोई दो अकाउंटिंग पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि उनकी ईच एंड एवरी आइटम को कंपेयर किया जा सके, तो उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स. क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो तरह की होती हैं, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स भी दो होते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इसमें से कंपैरेटिव बैलेंस शीट को हम प्रीवियस वीडियो में प्रिपेयर करना सीख चुके हैं. आज हम बात करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की. सबसे पहले मीनिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. व्हेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 2 or more accounting periods are presented to facilitate the comparison of revenue from operations, other revenue and expenses etc. It is called comparative statement of profit and loss. Means जब दो अकाउंटिंग पीरियड की स्टेटमेंट ऑफ P&L को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि उसकी ईच एंड एवरी आइटम को कंपेयर किया जा सके, तो उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. यहाँ जब हम ईच एंड एवरी आइटम की बात करते हैं तो इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम और एक्सपेंसेस सभी कुछ इंक्लूड होता है. जब भी बेटा हम कंपैरिजन करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं. एक एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज. और दूसरा परसेंटेज चेंज. अब बात आती है कि एब्सोल्यूट चेंज क्या है. एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए लास्ट ईयर की सेल्स थी 4 लाख, इस साल हो गई 5 लाख, तो सेल्स बढ़ी 1 लाख रुपीज़ से. ये जो 1 लाख है इसे हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट चेंज आया सेल्स में 1 लाख रुपीज़ का, जो कि एब्सोल्यूट इंक्रीज है. अब अगर हम बात करें कि सेल्स में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो वो परसेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 मीन्स 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ गया 25%. तो ऐसे ये दोनों कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम फॉर्मेट की बात करते हैं. फॉर्मेट में देखिए जो कॉलम्स हैं वो इसी तरीके से बने हुए हैं जैसे आपके पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में थे. पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, देन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर. यस बेटा, यहाँ भी अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर पहले लिखना है. जबकि जब कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती हैं तो पहले करंट ईयर के फिगर्स लिखती हैं फिर प्रीवियस ईयर के, लेकिन कंपैरिजन करते समय पहले प्रीवियस ईयर के फिगर्स लिखने हैं फिर करंट ईयर के लिखने हैं. उसके बाद करंट ईयर के बाद नेक्स्ट जो कॉलम है वो एब्सोल्यूट चेंज का, जो कि इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकता है, और लास्ट कॉलम परसेंटेज चेंज का. नंबरिंग पर्टिकुलर्स को 1 दे दी, नोट नंबर को कुछ नहीं, उसके बाद 2 3 4 5 है, और कॉलम को एक और नंबरिंग दी गई है. प्रीवियस ईयर के अमाउंट को A कह दिया, करंट ईयर के अमाउंट को B कह दिया. एब्सोल्यूट चेंज को निकालने का फार्मूला आप देखो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर है, तो इट मीन्स यहाँ पर B माइनस A लिख दिया. B माइनस A इज इक्वल टू C, तो एब्सोल्यूट चेंज को C से डिनोट किया है, तो ये आपका फार्मूला भी बन गया. और लास्ट जो परसेंटेज चेंज है जिसको निकालने का फार्मूला हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 है, तो इसलिए यहाँ पर कर दिया C डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाइड बाय 100. तो बेटा यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर हम ये ABCD करके लिख देते हैं तो ये आपके फार्मूले का काम कर रहा है. इस केस में अगर आप फार्मूले अलग से नहीं भी लिखते हैं तब भी इट्स ओके. अब बात करते हैं इसके कंटेंट्स की. फर्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो भी कुछ ऑपरेशन से रेवेन्यू रिसीव हो रही हैं वो यहाँ पर आ जाएगी, जैसे सेल्स वगैरह. इसके बाद अदर इनकम, इसके अलावा जो भी इनकम्स है वो अदर इनकम्स में इंक्लूड हो गई. देन
टोटल रेवेन्यू 1 + 2, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल रेवेन्यू आ जाती है। इसके बाद बेटा एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस में फर्स्ट हमारे पास है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल का यहाँ पर मतलब रॉ मटेरियल से। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स प्रोडक्शन करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल परचेज करती है उसकी कंजम्पशन कितनी हुई वो यहाँ पर लिखनी है। और कंजम्पशन को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। देन नेक्स्ट है हमारे पास परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। जो ट्रेडिंग कंसर्न्स होती हैं वो जैसा सामान परचेज करती हैं विदाउट प्रोसेसिंग उसे एज इट इज सेल कर देती हैं, तो उसे हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड को। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होते हैं उनकी इन्वेंट्रीज 3 तरह की होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल जो कच्चा माल खरीदा जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस जिसके ऊपर कुछ काम हो गया कुछ होना बाकी है, और फिनिश गुड्स जब पूरा सामान तैयार हो जाता है बेचने के लिए तैयार है अभी तक बिका नहीं। तो इनकी इन्वेंट्रीज में जो भी कुछ चेंज आया, किसकी, यहाँ पे हमने लिखा ओनली फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, बिकॉज रॉ मटेरियल तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो कंज्यूम्ड हमने निकाला एक्सपेंसेस में जो फर्स्ट आइटम थी वहीं पर आ गया। तो यहाँ हमने लेना है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो भी डिफरेंस होगा। इसके बाद ये जो स्टॉक इन ट्रेड है, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि परचेज सेकेंड नंबर पे आ गया तो यहाँ ओनली ओपनिंग और क्लोजिंग का चेंज लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो भी कुछ एक्सपेंसेस किए जाते हैं बिजनेस के द्वारा वो यहाँ रिकॉर्ड होते हैं। फाइनेंस कॉस्ट, बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वगैरह, उन सबको यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जो रिड्यूस होती है, और अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज किया जाता है फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो रिडक्शन आती है उसके लिए। नेक्स्ट है बेटा अदर एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंस ऊपर कहीं पर भी कवर नहीं होते उन्हें अदर एक्सपेंसेस में लिख दिया जाता है। देन आपका आता है टोटल एक्सपेंसेस। इन सभी एक्सपेंसेस को टोटल कर दो तो ये टोटल एक्सपेंसेस। फिर नेक्स्ट टर्म लिखी हुई है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 - 4। बिफोर टैक्स का मतलब ये वो प्रॉफिट है जिनमें से अभी तक टैक्स माइनस नहीं किया हुआ। तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। टोटल रेवेन्यू नंबर 3 पे है और टोटल एक्सपेंसेस नंबर 4 पे है, इसलिए 3 - 4 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 6 नंबर पे लिखा है टैक्स, जितना भी टैक्स पे करना है वो टैक्स। इसके बाद नंबर 7 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स को माइनस करने के बाद ये जो प्रॉफिट आए ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो 5 में से 6 को माइनस कर दिया तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गए। तो ये बेटा आपका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट है जिसमें आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं हम। XYZ लिमिटेड का स्टेटमेंट ऑफ P&L गिवन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पहले करंट ईयर का है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर का है, लेकिन जब हम लिखेंगे तो पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर जब कंपैरिजन करेंगे। इसके बाद अदर इनकम 2020 की 50,000 दे रखी है और 2019 की है 10% ऑफ RFO। RFO शॉर्ट फॉर्म है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। 4 लाख का है तो 4 लाख का 10% 40,000, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2019 की 4 लाख है, 4 लाख पे 10% 40,000। इसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है जो कि एक्सपेंसेस का पार्ट है। अदर एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंसेस का पार्ट है। और लास्ट आपको दे रखा है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की परसेंटेज गिवन है, इसको हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बेस पर कैलकुलेट करेंगे। अब सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए फॉर्मेट आपका उसी तरीके से बनेगा जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट का बना था। पर्टिकुलर्स नोट नंबर 31 मार्च 2019 20 एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। बाकी ये नंबरिंग देने के बाद सबसे पहली आइटम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पहले हमने ये 2 कॉलम फिल करने हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले प्रीवियस ईयर की 4 लाख और करंट ईयर की 5 लाख, तो इसे लिख दिया 4 लाख और 5 लाख। इसके बाद अदर इनकम 10% ऑफ RFO
4 लाख का 10% 40,000, तो ये 2019 का 40,000 आ गया, और 20 का गिवन है 50,000, ये 50,000 हो गया। फिर हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेवेन्यू, ऐड कर देंगे 1 और 2 को, 4,40,000 और 5,50,000। इसके बाद आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपको दो एक्सपेंसेस गिवन है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 2 लाख और 2,80,000 है, और अदर एक्सपेंसेस 1 लाख और 1,10,000 है। तो देखिए यहाँ पर यही लिख दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 2 लाख और 2,80,000 और 1 लाख और 1,10,000। इसके बाद हमने निकाला टोटल एक्सपेंसेस, इन दोनों एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया, 2 लाख और 1 लाख ऐड किया तो 3 लाख, 2,80,000 और 1,10,000 ऐड हो रहा है तो 3,90,000। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है 3 - 4, यानी टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करके। 4,40,000 में से 3 लाख माइनस हो रहा है 1,40,000, और 2020 में 5,50,000 में से 3,90,000 माइनस हो रहा है, तो ये आ गया 1,60,000। इसके बाद अब हमने लिखना है टैक्स। टैक्स की कैलकुलेशन देखिए, 19 पे है 40%, पहले 19 की कैलकुलेशन करते हैं। 19 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1,40,000। 1,40,000 का आपको कैलकुलेट करना है 40%, 1,40,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 56,000। लाइकवाइज 2020 का कैलकुलेट करेंगे, 30% है, तो 1,60,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 48,000। अब आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दिया तो ये आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 84,000। इसी तरीके से 2020 में 1,60,000 में से 48,000 माइनस कर दिया तो 1,12,000। ये दो कॉलम कंप्लीट हो गए। अब हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट चेंज। चेंज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव होगा तो सिंपली आप लिख देंगे, और अगर कहीं नेगेटिव चेंज आता है तो उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। जैसे RFO 4 लाख से 5 लाख हो रहा है, 1 लाख इंक्रीज हो रहा है तो 1 लाख लिख दिया। इसके बाद अदर इनकम 40,000 से 50,000 हो रहा है, 10,000 इंक्रीज। टोटल रेवेन्यू 4,40,000 से 5,50,000 हो रहा है, 1,10,000। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 2 लाख से 2,80,000, 80,000 की इंक्रीज हो गई। अदर एक्सपेंसेस 1 लाख से 1,10,000, 10,000 की इंक्रीज हो गई। टोटल एक्सपेंसेस 3 लाख से 3,90,000, 90,000 की इंक्रीज हो गई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,40,000 से 1,60,000, 20,000 की इंक्रीज हो गई। टैक्सेस आपके 56,000 से 48,000 हो गए, टैक्सेस पहले से कम हो गए, तो इसलिए इसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि ये नेगेटिव आइटम है। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 84,000 से 1,12,000, तो ये भी इंक्रीज हो गया। अब बेटा लास्ट कॉलम की बात आती है परसेंटेज चेंज निकालने की, जिसका फॉर्मूला C डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाइड बाय 100 है, मीन्स एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100। इसी तरीके से हर आइटम की कैलकुलेशन करते जाएंगे। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आपका इसी तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात करती हूँ मैं टैक्स की। टैक्स में 8,000 डिवाइडेड बाय 56,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब क्योंकि ये 8,000 माइनस में है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसलिए इसकी परसेंटेज को भी आपको ब्रैकेट में लिखना है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसी तरीके से आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो आई होप सो कि ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बेस पर आप होमवर्क देखिए।